हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग आज इसमें सेकंड फंडामेंटल राइट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के दे सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो हम सेकंड राइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें बाकी के राइट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड राइट क्या है? सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 ये बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ अ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम लोगों को ऐसे राइट्स मिले हैं जो हम लोग की फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम बता सकते हैं। तो इसका राइट हमें मिला है। तो ये क्या है? इसे हम बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से रीढ़ है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को इस बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में इस तरीके के 6 राइट हम लोग को मिले हैं। 6 राइट मिले हैं, जिसमें से पहले 7 राइट थे, जिसमें से एक इसमें भी राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है। तो अब हम देखते हैं। तो पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि हमें किसी भी चीज़ को बोलने के लिए, किसी भी चीज़ को हमें बताने के लिए उसका भी राइट है, उसका भी हमें फ्रीडम मिली है। तो जैसे कि आरटीआई आपको पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें 2000 एक्ट, जिसके तहत हम लोग किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का हम लोग आरटीआई के तहत हम किसी भी हमारी सरकार में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड हम कोई भी जानकारी ले सकते हैं। एक्सेप्शन इसके भी हैं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ का बारे में नहीं जान सकते हैं। अगर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड, हम उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। या फिर कोई भी कहीं भी ऐसा दिया गया हो कि हम इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड नहीं जान सकते हैं। असेंबल हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं हम लोग, पीसफुली असेंबली बना सकते हैं। ये हमारा 19 क्लॉज 2 में दिया गया है, 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी में दिया गया है, और 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में बताया गया है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं और यूँ एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, हम अपना संगठन बना सकते हैं। और हम लोग फिर इसके बाद एक राइट टू प्रॉपर्टी इसमें भी था, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इसमें भी था 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ में, जो कि इसको हटा दिया गया है। और कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, इंडिया के किसी भी टेरिटरी में हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, मूव फ्रीली कर सकते हैं बिना किसी उसके, और वहाँ पे हम लोग सेटल भी हो सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेट के हैं तो वहाँ किसी दूसरे स्टेट में नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं, इसका राइट भी है हमें। और हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी व्यवसाय को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, वो इनकन्सिस्टेंट विद नॉन इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, मतलब उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना करता हो, ऐसा बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो पहले जो एक्वायर प्रॉपर्टी था वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको रिमूव कर दिया गया। तो ये थे हमारे 19 क्लॉज 1 का आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 ये बोलता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि हम किसी भी, मतलब आर्टिकल 20 को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आप इसको जान लीजिए कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसका मतलब है दोष सिद्ध से संरक्षण। दोष सिद्ध से संरक्षण, इसमें 3 बातें कही गई हैं कि पनिशमेंट विल बी एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पनिशमेंट, जैसे आज जिस पनिशमेंट की सज़ा 2 साल की है, और किसी ने अपराध कर दिया, किसी ने ऑफेंस कर दिया, तो और अगर आज उसने किया है तो अगर 2 साल की सज़ा है, अगर मान लीजिए आने वाले समय में वो 2 साल की सज़ा ना होकर के 3 साल की हो जाए, तो ये नहीं हो सकता कि जो 3 साल की सज़ा हुई उसके तहत हम उसको पनिशमेंट करेंगे। जिस टाइम उसने क्राइम किया है उस टाइम जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे पनिशमेंट करेंगे। पहली बात तो ये बोली गई है इसमें। दूसरी बात ये बोली गई है, 1 ऑफेंस विल बी 1 पनिशमेंट। ये नहीं है कि जैसे एक ऑफेंस है तो उसकी एक ही पनिशमेंट होगी। ये नहीं कि आपने इसको जेल भेज दिया, वो 2 साल बाद छूट के आया तो आप ये नहीं कह सकते कि आप तुमने क्राइम किया था फिर से जेल भेज देंगे। वो अपनी अपराध की सज़ा को भुगत चुका है, तो 1 पनिशमेंट इज इक्वल टू 1 क्राइम इज इक्वल टू 1 पनिशमेंट। ये दूसरी बात बोली गई है। तीसरी बात ये बोली गई है कि हम किसी को खुद का विटनेस नहीं बनना, हम खुद विटनेस अपनी बात के लिए नहीं बन सकते, अपना खुद विटनेस नहीं बन सकते, खुद के लिए गवाही नहीं दे सकते, चाहे किसी ने ज़बरदस्ती करी हो, चाहे अपने मन से हम खुद की गवाही नहीं दे सकते। ये था आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 ये था।
अब आर्टिकल 21 क्या बोल सकते हैं। आर्टिकल 21 भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आर्टिकल 21 में बस आर्टिकल 21 बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें से बात बोली गई है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आपको लगता होगा कि जीवन का अधिकार है, हमें उसकी सुरक्षा मिली है, और पर्सनल लिबर्टी, ये दो वर्ड्स को जो है बहुत ही डीप में पढ़ते हैं। इसका क्या है, इसमें दो बात बोली गई, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड हेल्थ। अब लाइफ का मतलब ये तो है नहीं कि अगर मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट का भी हनन कर रहा है, इन्वायरमेंट हमारा पल्यूट हो रहा है, तो किस इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने से तो किसी के उससे इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा, तो हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, राइट टू जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो उसका भी हमारा वायलेट होगा। हमको उससे प्रोटेक्शन, हम लोग को लाइफ की प्रोटेक्शन करिए। अगर किसी भी मनुष्य की मृत्यु इन्वायरमेंट से होती है, इन्वायरमेंट के द्वारा हो जाती है, उसके पोल्यूशन के द्वारा, तो ये भी हम राइट टू आर्टिकल 21 का वायलेशन है। सुसाइड, अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो उसे भी पनिशमेंट मिलती है। सुसाइड करना भी एक अपराध है। हम अपनी खुद की जान नहीं ले सकते, खुद इंसान खुद की जान नहीं ले सकता, वो भी एक अपराध है, क्योंकि हम लोग हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम लोग भारतीय, हम लोग इंडियन सिटीजन्स हैं। तो ये खुद को भी नहीं देता है, खुद को भी ये राइट नहीं देता कि आप खुद की जान लें। हेल्थ, अगर मान लीजिए किसी की हेल्थ की वजह से मृत्यु होती, किसी के हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती, वो भी किसी के राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का वायलेशन है। तो ये थी सिर्फ लाइफ की बात। अब देखते हैं पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि हम अगर अकेले रहना चाहते हैं तो अकेले रह सकते हैं। अगर हम विदेश घूमना चाहते हैं तो वहाँ घूम सकते हैं। हमारी अगर प्राइवेसी है, हम किसी को नहीं कुछ बताना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। अडल्ट्री का मतलब है 497 IPC में बताया गया है कि अगर हमारा कोई भी अडल्ट्री कायम कर देता है। अडल्ट्री का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, तो हस्बैंड भी, इसमें पहले क्या था कि वुमेन को मतलब हस्बैंड का कोई राइट नहीं था। अगर वीमेन जो है अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है, तो हस्बैंड इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपना डिवोर्स नहीं ले सकता था। अब क्या है कि इसमें हस्बैंड अपना डिवोर्स ले सकता है, लेकिन हाँ, उसके अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकता, लेकिन डिवोर्स ले सकता है। तो अलोन लिविंग का एक केस इसमें मनेका गांधी का था। इसमें मनेका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था एयर लाइन के थ्रू। तो इसमें ये बोला गया था, इसमें मनेका गांधी केस में ये बोला गया था कि राइट टू अलोन लिविंग, उन्हें कहीं भी जाने की, अकेले रहने की, इसमें इसीलिए अकेले रहने की पर्सनल लिबर्टी थी। इसमें मनेका गांधी केस में यही बताया था कि हमारी पर्सनल लिबर्टी है, आप हमारी किसी भी चीज़ को हमारे प्रोटेक्शन, हमारे ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो इसमें इस केस में यही बोला गया था बस। अब आर्टिकल 21A जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंडर इसको ऐड किया गया है। इसमें ये DPSP में था, जो इसमें आ गया है। DPSP में था कि चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और हेल्थ भी सही होनी चाहिए। आर्टिकल 21A में है। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। अरेस्ट के अगेंस्ट क्या क्या प्रोटेक्शन है। एक इसमें ये बोलते हैं, एक दंडात्मक, एक प्यूनिटिव ऑफेंस होता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। प्यूनिटिव का मतलब होता है कि दंडात्मक, जो अपराध के बाद दिया जाता है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है जो निवारक हृदय, जो अपराध के पहले दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे पिन्यूटी जो दंडात्मक होता है, जो अपराध के बाद दिया जाता है, उसके लिए वारंट चाहिए होता है, जो वारंट इशू होता है उसके अगेंस्ट। अगर 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट और जज के सामने प्रेजेंट करना होता है, उसमें वकील हायर करते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कोई इंसान क्राइम करने वाला है, हमें उसके बारे में पता चला है, तो हम उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर देते हैं। उसके ऊपर हम लोग वो लगा देते हैं, जिसमें हम लोग इसके में किसी विदाउट वारंट की, मतलब वारंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और 3 महीने तक इस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लग सकता है, और उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और ये कोर्ट की एडवाइजरी पावर होती है, अगर कोर्ट परमिशन देगी तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा किसी के ऊपर इस टाइम बहुत PDA प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लग जाता है लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। जैसे PDA बहुत ही फेमस है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये लग जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो इसके अंदर लग जाते हैं, जो अपराध के, एक होता है अपराध के पहले जो होता है, और एक अपराध के बाद होता है। ये था हमारा आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। तो फ्रीडम इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल्स cherished by any democratic society. The Indian Constitution guarantees freedom to citizens. The freedom rights includes many rights such as freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly without arms, freedom of association, freedom to practice any profession, freedom to reside any part of the country. ये था हमारा आर्टिकल 19 से लेकर के 22 फ्रीडम ऑफ राइट। अब हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक दिया गया है। इसमें जैसे है कि इसका मतलब है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। हम किसी भी ह्यूमन को मतलब उसका व्यापार नहीं कर सकते, किसी भी मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते या फिर किसी लेबर का व्यापार नहीं कर सकते। जैसे इसमें ट्रैफिकिंग आती है, तस्करी नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, मिसबिहेव नहीं कर सकते, बॉन्डे लेबर हम बंधुआ मजबूर नहीं रख सकते हैं, और हम किसी को बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकते। तो जैसे कि हाँ, इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक इसका एक्सेप्शन है कि कब कब ये चीज़ अप्लाई नहीं होंगी, कि कब हम फोर्स्ड नहीं, बलपूर्वक श्रम नहीं करा सकते। अगर मान लीजिए कोई भी राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट में अगर राष्ट्रीय के सुरक्षा के लिए कोई भी काम कराना हो, तो हम उसमें गवर्नमेंट जो है फोर्सफुली काम करा सकती है। तो आर्टिकल 24 में ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को जो चाइल्ड होते हैं उनको हम लेबर नहीं बना सकते, उनसे कोई काम नहीं करवा सकते फैक्ट्रीज में। जैसे 14 साल के बच्चों को जो है उनसे कम एज की जैसे है उनको हम काम नहीं करा सकते, और किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, माइन में काम नहीं करा सकते, किसी भी डेंजरस वर्क में नहीं भेज सकते। उनके लिए जो उनकी हेल्थ को लेकर के उनकी जो लाइफ है उनका वायलेशन है, ये हमारे उसके फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन है। तो आर्टिकल राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है कि द राइट्स implies the prohibition of traffic in human beings, beggar and other forms of forced labor. It also implies the prohibition of children in factories, etc. The Constitution prohibits the employment of children under 14 years in hazardous condition. बस यही है कि चिल्ड्रन को हम लोग किसी भी हजार्डस कंडीशन में भेज नहीं सकते जो 14 साल से कम की एज के हैं, बस ये। तो अगला आर्टिकल हम लोग का अगला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 में है। आर्टिकल 25 में ये बोलता है कि हम फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन, हम किसी भी अपने अंतःकरण में कोई भी धर्म को मान सकते हैं, हम कोई भी धार्मिक कार्य उसके रिवाज को हम लोग मान सकते हैं किसी। और जैसे मान लीजिए कि इसमें एक होता है कि हम किसी भी धर्म को हम अपना मान सकते हैं, किसी भी धर्म का एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं, उसकी कल्चर उसकी प्रैक्टिस को हम मान सकते हैं। आर्टिकल 26 ये बोलता है कि हम रिलीजियस अफेयर्स, कोई भी अगर मान लीजिए धार्मिक से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी मामले होते हैं, तो उनको हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे चैरिटी होती है, बहुत लोग चैरिटी होती है उसमें संपत्ति इकट्ठा करते हैं, हम अपना उसमें मनी भी स्पेंड कर सकते, खर्च कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अगर उसको मैनेज करना है, कोई भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, कोई भी मंदिर है, ये सब हैं, तो उनको इस्टेब्लिश करने के लिए उनमें जो चैरिटी होती है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में ये बोलता है कि अगर मान लीजिए फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, रिलीजियस मनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मंदिर में कोई भी टैक्स नहीं लगता, और ना ही एंट्री फी, लेकिन एंट्री फीस कहीं कहीं मंदिर में होती है। आर्टिकल 28 यही बोलता है कि अगर मान लो जो सरकारी खर्च से चलते हैं, जैसे स्टेट फंड से जो चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, और या फिर वहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे नो रिलीजियस एजुकेशन टू गिव स्टूडेंट्स, मतलब रिलीजियस एजुकेशन स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते, और उन्हें किसी भी रिलीजियस मैटर में पार्ट लेने के लिए उन्हें बाधित नहीं कर सकते एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, बस इतना ही है। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। This indicates the secular nature of Indian polity. There is a equal respect given to all citizens' religions. There is a freedom of conscience, profession, practice, and propagation of religion. The state has no official religion. Every person has the right to freely practice his or her faith, establish any maintain religious and charitable। तो ये था। अब हमारा पांचवा राइट है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनके प्रोटेक्शन देना, जैसे कल्चर, मतलब कल्चर से बेसिस, कल्चर के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो इन सब के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोटेक्शन देना माइनॉरिटीज़ को, ठीक है। जैसे मेजॉरिटी को जो अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हें माइनॉरिटीज़ को भी सेम अपॉर्चुनिटी देना, ये हमारा 29 आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 30 ये बोलता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनको भी राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उन्हें कोई किसी भी चीज़ का ऑकवर्ड फील होता है मेजॉरिटी के इंस्टीट्यूट में जाने में, तो अपना खुद का जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उस पर कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और सैलरी जो होगी गवर्नमेंट देगी उसको। बस आर्टिकल 30 में ये बताया गया। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, जो आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में था, जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू मोरारजी देसाई 1978 में हटा दिए थे, जो राइट टू प्रॉपर्टी अब बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको प्रॉपर्टी से हटा दिया गया है। वो आर्टिकल 300 क्लॉज ए में दिया गया है, जो आर्टिकल 19 क्लॉज एफ में था, और उसको आर्टिकल 32 में उसको हटा करके आर्टिकल 300 ए में दिया गया है। और ये कानूनी अधिकार हो गया है, जो गवर्नमेंट
ये गवर्नमेंट राइट हो गया है, ना कि फंडामेंटल राइट हो गया। अब अगला है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आर्टिकल 32 में दी गई है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है कि अगर कोई भी इंफ्रिजमेंट या फिर कोई वायलेशन करता है किसी भी फंडामेंटल राइट का, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और हम भीमराव अम्बेडकर ने इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, प्रोटेक्टर और गारंटियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। बस आर्टिकल 32 इतना ही है कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर किसी भी कोई भी चीज़ फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन करता है तो आर्टिकल 32 के अंदर डायरेक्ट हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अंदर कई सारे रिट भी हैं कि किन किन रिट के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। 5 तरीके के रिट होते हैं: हबीस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सरसुराई। बस नाम जान लीजिए, इसका कोई इतना नहीं है, नाम का मीनिंग जान लीजिए। हबीस कार्पस, अगर कोई भी अगर मान लीजिए किसी को जानबूझ करके किसी को बिना उसके मतलब जेल में डाल देता है, तो हम इस रिट के थ्रू कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 32 और 22, 26 के अंदर जा सकते हैं। और मैंडेमस क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसे हम ऑर्डर दे सकते हैं कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर। प्रोहिबिशन क्या है कि स्टे ऑर्डर लगा देना, स्टॉप कर देना, मना कर देना। अगर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट ने कोई भी अपने जुडिक्शन से बाहर काम कर रहा है, अगर लोअर कोर्ट को ये मामला देखने का अधिकार नहीं है, तो उस पर हम लोग उस पर जो अपर कोर्ट होती है उस पर वो लगा सकती है, स्टॉप कर सकती है उसको ये सब करने से। को वारंटो का क्या मतलब होता है कि विच अथॉरिटी, अगर मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी है जो अपने लीगली और इलीगल तरीके से उस अथॉरिटी को परफॉर्म कर रही है, तो हम लोग इस रिट के थ्रू उस पर कोर्ट पे स्यू कर सकते हैं कि ये इलीगल वे में इस काम को कर रहा है। और ससुराई क्या है कि टू सर्टिफाइड, मतलब कि अगर लोअर कोर्ट कोई भी डिसीजन लेती है तो अगर वो रॉन्ग डिसीजन लेती है तो अपर हायर कोर्ट जो होती है वो अगर उसका जुडिक्शन नहीं है तब भी वो उसको प्रैक्टिस कर सकती है। तो ये ससुराई है। तो इतना है राइट। तो आर्टिकल 32 बस इतना ही बोलता है कि अगर कोई भी राइट का वॉल्यूशन करता है तो डायरेक्ट हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन रिट के माध्यम से। तो अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स किन किन को अवेलेबल हैं। ये ओनली टू सिटीजन, सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं, आउटसाइडर को नहीं दिए गए हैं, जो इंडिया के बाहर हैं, फॉरेनर्स उनको नहीं दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल जो 15 है वो दिया गया है, आर्टिकल 16 है वो दिया गया है, और आर्टिकल 19 भी है जो सिटीजन्स को दिया गया है, और आर्टिकल 29 भी है जो सिटीजन्स को दिया गया है। आर्टिकल 30 अगर कौन कौन से हैं, 15, 16, 19 और 29 और 30 ये जो है सिटीजन्स को मिले गए हैं। ओनली सिटीजन्स को ही फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फंडामेंटल राइट्स की। तो ये था हमारा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने इसको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में लिया है, डिस्क्रिप्टिव डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसके आगे हम वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।